धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं है। इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोई भी धार्मिक संस्था उसको खोलने की इजाजत कतई नहीं है। जोन तय करने का अधिकार राज्यों को होगा। आपको बता दें, कुछ दिनों के बाद ईद का त्योहार भी आने वाला है। पहले से जिस तरह की स्थिति चल रही है, ईद के त्योहार में भी संपूर्ण लॉकडाउन का उसी तरह से पालन करना होगा। सरकार की ओर से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक बरकरार रखी गई है। यानी कि जिन लोगों के पास होगा या कुछ खास बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तभी उन लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि नियमों का बहुत ज्यादा ख्याल यहां पर रखना होगा। राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा को इजाजत दे दी गई है। बसों के चलने से कम आवागमन सुचारू रूप से हो पाएगा। एक से दूसरी जगह जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। मंजीत सहगल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, पुनीत हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और मुंबई से हमारे साथ विद्या जुड़ी हुई हैं। पुनीत, अब सीधे आपका रुख करते हुए, दिल्ली सरकार की ओर से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया था, उनमें से कई बातें मान भी ली गई हैं, लेकिन मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रखने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। किस तरह की प्रतिक्रिया दिल्ली में देखने को मिल रही है पुनीत? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग जो पहले जैसा लॉकडाउन 3 में चल रहा था वैसा ही कुछ लॉकडाउन 4 में भी किया गया है। हालांकि मजदूरों को लेकर के, माइग्रेंट्स को लेकर के तमाम जो कही गई थी नियम कानून, उन्हीं को फॉलो करने के लिए बताया गया। आपको बता दूं 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके की जो एयर ट्रेवल है वो बंद रहेगा। इंटर स्टेट और इंटरनेशनल सिर्फ जो जरूरी और स्वास्थ्य सेवाएं, एयर एम्बुलेंस है वो चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन जो बंद रहेंगी, सिर्फ श्रमिकों को ले जाने के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। किसी भी तरीके के होटल, पब, रेस्टोरेंट ये बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल या सोशल गैदरिंग पूरी तरीके से नहीं होगी। यहां तक कि एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस को चलाने के लिए कहा गया है। और यहां पर मैं चित्र आपको बताऊंगा, जो कंटेनमेंट जोन है उनको खास तौर से हिदायत दी गई है कि वहां पर लॉकडाउन का पालन किया जाए। 9 पन्ने का ये एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोताही यहां पर नहीं बरती जाएगी। और नाइट कर्फ्यू की अगर बात की जाए तो रात के 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं वही चल सकती है। दूसरी तरफ यह भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो 65 साल की उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो घरों से बाहर ना निकले। ये पूरी तरीके से एक एडवाइजरी को जारी किया गया है। और कोरोना को का ख्याल रखते हुए यहाँ पर लगभग 9 पन्नों का ये एडवाइजरी है जिसको फिलहाल यहाँ पे जारी की गई है और 31 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इंटर स्टेट बस सर्विसेज को भी रोका गया है और यह कहा गया है कि राज्य डिसाइड करें कि वो अपने राज्य में या दूसरे राज्य में अगर वो बस सर्विस चालू करना चाहते हैं तो वो उनके बीच में सहमति होगी। तो पूरी तरीके से ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिलहाल उसको रोका गया। सिर्फ आपसी सहमति पर राज्य सरकार अपने यहाँ पर बसें चला सकती है। यानी कि इस बार अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसकी मांग भी उन लोगों की ओर से लगातार की जा रही थी। सीधे रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का। मंजीत सहगल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। मंजीत, अब तो जो जोन है यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, वो भी राज्य सरकारें डिसाइड करें कि अपने राज्य में उनको इसको कैसे डिवाइड करना है। इन अधिकारों की मांग बार बार राज्यों की ओर से की जा रही थी। केंद्र सरकार ने फाइनली ये फैसला उनके भरोसे ही छोड़ दिया है। कैसी प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं आसपास? जी बिल्कुल चित्र, आप सही कह रही हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने पहले ही जो लॉकडाउन था वो 31 मई तक बढ़ा दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा पत्र लिखकर केंद्र से कहा था कि किस जोन में किस तरह की सुविधाएं दी जानी है, किस तरह का रिलैक्सेशन देनी है, उसका अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ किया है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और जो ऑरेंज जोन है या फिर ग्रीन जोन है उसमें कई रियायतें देने के पक्ष में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इसके बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है वो सोमवार को हमें मिल जाएगी। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ किया है कि वो परिवहन सुविधाएं भी कई शर्तों के साथ चलाने के लिए विचार कर रहे हैं और लेकिन स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, धार्मिक संस्थाएं नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि पंजाब में जो कोविड-19 का मामला है मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हीं मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी रियायत को देने के पक्ष में नहीं है और बाकी जो दूसरे जोन्स हैं उनमें रियायतें दी जा सकती हैं और इसकी डिटेल्स
जो जानकारी है वो हमें सोमवार को मिलने की संभावना है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं पंजाब सरकार की ओर से। आप जो बातें कही गई, चूंकि आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं और ये एक ऐसी जगह है जहां से पंजाब और हरियाणा इन दोनों को लेकर ही विस्तार से आप जानकारी देंगे। हरियाणा के बारे में भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, बार बार तमाम अधिकारों को राज्यों को दिया जाए, इसकी मांग ममता बनर्जी की ओर से भी की गई थी। अब कम से कम जोन कहां पर कौन से रखे जाने हैं, इसका अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। कैसे इस फैसले को देखा जाए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक जितने भी लॉकडाउन हुए हैं, ये चौथे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पावर्स और सबसे ज्यादा जो ताकत अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो फैसला ले कि कौन सा जोन किस तरह से काम करेगा और नहीं करेगा। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कल तक दिनाजपुर जिला ग्रीन जोन में था, आज उसे ऑरेंज में कर दिया गया है क्योंकि वहां पर 3 मामले आए हैं। ऐसे में एक राज्य, आखिरकार क्या है स्थिति उस इलाके की, केंद्र सरकार का नजरिया और खास तौर से बंगाल के लिए जिस तरह से राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात और आती है सामने कि अभी तक बंगाल में फूल मार्केट हो, मिठाई की दुकानें हो या सब्जी मार्केट हो, इन सबको खुला रखा जा रहा था। समय सीमा कम कर दी गई थी 12 बजे तक, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे रेड जोन या कंटेनमेंट जोन छोड़कर। लेकिन अब उन पर क्या रियायत दी जाएगी, ये भी सरकार सोमवार के अंदर तय कर लेगी। एक बात और है, क्योंकि बंगाल सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि बस का भाड़ा नहीं बढ़ेगा, भले ही उसमें यात्रियों की संख्या कम हो। ऐसे में लोगों के सफर पर इसका कितना असर पड़ेगा, 30% से 40% से लेकर जितने भी ऑफिसेज अब काम कर सकते हैं कि नहीं, वो आगे वाली रणनीति और इस पर पूरी तरह से फैसला राज्य सरकार में हाथ में होगा। लेकिन उड़ीसा के लिए, उड़ीसा ने ये फैसला ले लिया है कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उड़ीसा की सरकार का अपना तरह का और अपना रवैया रहा है। तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार मामलों के बढ़ने के कारण हर राज्य सरकार ने अब अपने इलाके में अलग तरह का फैसला लेना है। एक जो एमएचए ने गाइडलाइन साफ कही है कि कोई भी नियम या कोई भी जो गतिविधियों के लिए नियम दिए गए हैं, उन्हें डाइल्यूट नहीं कर सकती है कोई भी राज्य सरकार। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मनोज्ञा, दोबारा आपका मैं रुख करूंगी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के साथ ही आपने दूसरे भी राज्यों का जिक्र किया है, लेकिन इस वक्त जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गृह मंत्रालय पर अपनी पैनी नजर लगातार बनाए रखते हैं और उनकी ओर से ही इस बारे में जानकारी दी गई है विस्तार से कि लॉकडाउन 4 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। जितेंद्र, अब जरा ये बताइए, लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 की अगर हम तुलना करें तो रियायतें कहां कहां बढ़ाई गई हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए चित्रा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से किया जा रहा था। लेकिन लॉकडाउन 4 में ये कहा गया कि राज्य सरकार ये तय कर सकेंगी कि कंटेनमेंट एरिया किस एरिया को रखना है और किस एरिया में किस तरीके से डिसाइड करना है। उनको ये जानकारी दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से और वो लोग उसके हिसाब से अब निर्णय लेंगे। तो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और जो इसके अलावा रेड जोन, उस एरिया का डिसाइड करने के लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि राज्य सरकारों की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि जो ग्रीन जोन है, रेड जोन है या फिर ऑरेंज जोन है, उस पूरे इलाके में उनके हिसाब से तय होना चाहिए कि किस एरिया को उनको कंटेनमेंट बनाना है या फिर किस एरिया को हॉटस्पॉट बनाना है। तो उसके लिए निर्णय राज्य सरकारें करें। तो इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से इस गाइडलाइन में दे दी गई है और यह कहा गया है कि राज्य सरकार खुद ही निर्णय ले सकती है। इसके अलावा जो राज्य सरकारों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि बस सर्विसेज की शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि दिल्ली में अगर बस सर्विस शुरू की जाए तो उसके लिए 20 लोग बसों में जाएं। तो इस तरीके की अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। ऐसा राज्य सरकार के लिए ये कहा गया है कि वो लोग अभी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन उनकी तरफ से किया जाना चाहिए। इसके अलावा मेट्रो के लिए भी कहा जा रहा था कि मेट्रो सर्विसेज शुरू होंगी। दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी जो सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी उसमें भी ये कहा गया था कि मेट्रो सर्विसेज जो सरकारी कर्मचारी हैं, साथ ही जो पीएसयू में काम करते हैं, उनके लिए छूट दी जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने अभी ये कहा है कि मेट्रो सर्विसेज नहीं चलेंगी। हालांकि मेट्रो की तरफ से तैयारी भी कर ली गई थी, डीएमआरसी ने तैयार कर लिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो ये तमाम निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं और इसमें ये साफ
कहा जा रहा है कि राज्य सरकार उन इलाकों में ये डिसाइड कर सकते हैं कि केसेस कहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं और केसेस कहाँ घट रहे हैं। उसके हिसाब से ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन इसमें वो लोग अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। कंटेनमेंट एरिया को लेकर के साथ जो ई कॉन्क्लेव किया था, ई एजेंडा कॉन्क्लेव, उसमें हरदीप पुरी साहब की ओर से कहा गया था कि हमारी तैयारी पूरी की जा चुकी है, इजाजत दी जाएगी तो हम फ्लाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हवाई यात्रा को लेकर रोक अभी बरकरार रहेगी। बिल्कुल चित्रा, हवाई यात्रा को लेकर के रोक बरकरार रहेगी, क्योंकि हवाई यात्रा के दौरान ये कहा गया था कि तैयारी सीआईएसएफ की तरफ से भी कर ली गई है पूरी तरीके से और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी कर ली गई है। लेकिन गृह मंत्रालय को लगता है कि अगर ज्यादा लोग वहां पर पहुंचने लगेंगे एयरपोर्ट पर और एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट तेजी से हो जाएगा तो उससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसलिए चाहे इंटरनेशनल एयरलाइंस हो उसके लिए भी रोक लगाई गई है।